हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। जो आपके आने वाले एग्जाम है अभी 2026 में क्लास 10th के बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम, उसके लिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारा ये एडरल क्लासेस जो है इसके यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास 10th के बिहार बोर्ड और सीबीएसई मीडियम के पूरे जो सिलेबस है आपके मैथ्स का और साइंस का, उसका 1 to 1 जितने भी चैप्टर्स हैं उसके फुल फ्लेज लेक्चर्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होते हैं। यदि आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे इस एडरल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में आप अपने जो आपके दोस्त हैं जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए, आज फिर से हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अपने पास आज का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, वो है आपका तीसरा चैप्टर मैथ्स का, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखा जाए तो इस चैप्टर से कहीं ना कहीं काफी अच्छे वेटेज के काफी अच्छे मार्क्स जो है वो क्वेश्चंस में काफी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना चाहिए। यहां से आपको काफी अच्छे नंबर के जो क्वेश्चंस है वो देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए, कंसेप्चुअली आपको एक एक चीज मैं आपको इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इसलिए ये लेक्चर आपको फुल फ्लेश और पूरी तरीके से और अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है, ताकि इस मतलब ये जो चैप्टर है अपना दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसके अंदर फिर आपको आगे से कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से और कंसेप्चुअली जो है ना समझ के कर सके। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोर्ड पे ये चैप्टर अभी हम लोग इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक छोटी छोटी चीजों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। देखिए, चैप्टर का नाम तो आपने ऑलरेडी समझ लिया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको हिंदी में कहते हैं भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, आपका जो है ये चैप्टर नंबर कौन सा है, तो आपके मैथ का जो ये चैप्टर नंबर है वो 3rd चैप्टर नंबर है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखा है। तो ये आज पहला हमारा ये लेक्चर होने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से देखेंगे, इसलिए आपके जो भी दोस्त हैं, सहपाठी हैं, उनको प्लीज आप ये वाला लेक्चर का लिंक जो है उसके व्हाट्सएप नंबर पे या फिर उनको जरूर बता दीजिएगा कि एडरल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उसके सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, वो भी जाके देखें और वो भी आपके साथ कहीं ना कहीं क्लास 10th में अच्छे नंबर से पास हो सके। ठीक है, चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, यदि चैप्टर का नाम बताइए मुझे, यदि यहाँ पे चैप्टर का नाम दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो आप बताइए मुझे सबसे पहले हमें क्या समझना जरूरी है। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक है ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। देखिए, चर मान के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि चर मान क्या होता है। सबसे पहले देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझने से पहले आपको एक चीज बच्चों बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वो क्या है, तो वो है चर संख्या। ठीक है, वो क्या है, तो भाई वो है आपका चर संख्या। देखिए, चर संख्या आपने नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। चर संख्या कैसे संख्या को कहा जाता है बताइए मुझे। ए से लेके जेड तक के जितने भी संख्याएं हैं, या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में वर्णमाला भी कहते हैं, हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, अंग्रेजी में लेटर भी कहते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, चर संख्या कहलाते हैं। क्योंकि इनके मान जो है ना, इसके मान जो है वो क्या होता रहता है, बदलते रहता है। आपने कई बार देखिए समीकरण को सॉल्व किया होगा, कहीं पे क्या होता है, x का वैल्यू 7 आता है, कहीं पे x का वैल्यू 8 है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि x का कोई फिक्स वैल्यू होता है, या फिर a से लेके z तक के जितने भी लेटर्स हैं सबका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जाता है बाबू चर मान। तो चर मान के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं भाई, क्लास 10th के बच्चे हैं, तो आपको चर मान के बारे में पता ही होगा, है ना। तो देखिए, चर संख्या आप जानते ही ए टू जेड तक के जितने भी संख्याएं या लेटर होते हैं, ये सब संख्याओं को क्या कहा जाता है, चर मान कहा जाता है। अब समझिएगा, हमें समझना क्या है, हमें समझना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, दो चर सबसे पहले नाम में क्या जुड़ा हुआ है, दो चर, और क्या रैखिक, उसके बाद क्या समीकरण। देखिएगा, दो चर का मतलब तो समझ ही चुके हैं, अब वैसा समीकरण होने वाला है। और देखिए, दूसरा चीज आपको समीकरण भी अच्छे से पता होगा बच्चों। समीकरण किसको कहते हैं बताइए, जहां पे दो साइड होता है, ऐसा सिचुएशन जहां पे क्या होता है, दो साइड होता है। एक क्या होता है, इस पक्ष को हम लोग कौन सा पक्ष कहते हैं, LHS, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायां पक्ष,
और ये होता है हमारा RHS, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो भी सिचुएशंस होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 2x प्लस में कितना 5 इक्वल्स में कितना 10, तो बताओ ये क्या समीकरण है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई, ये भी समीकरण है, ठीक है ना। तो इस तरीके के सिचुएशन को कहा जाता है समीकरण। अब देखिएगा दो चर वाले रेखिक समीकरण हम लोग किसको कहेंगे? तो रेखिक का मतलब होता है क्या, घात एक। रेखिक का मतलब क्या होता है, घात एक, ठीक है ना। घात एक को हमेशा क्या पढ़ा जाता है, रेखिक, और जब घात दो होता है उसको पढ़ते हैं हम लोग द्विघात। तो देखिए दो चर वाला रेखिक समीकरण होता क्या है, तो दो चर वाला रेखिक समीकरण कहा जाता है वैसा समीकरण जिसमें कितने चर मान होंगे बताइए मुझे, दो चर मान होंगे, और दोनों चर मान का जो अधिकतम घात होगा, दोनों चर मान का जो अधिकतम घात होगा वो कितना होगा बच्चों, एक होगा। दोनों चर मान का अधिकतम घात कितना होगा, एक होगा। वैसे सिचुएशन को या फिर वैसे समीकरण को कहा जाता है दो चर वाला रेखिक समीकरण। आई होप कि आपको क्लियर होगा। दो चर वाला रेखिक समीकरण क्या किसे कहते हैं, वैसा समीकरण जिसमें क्या होगा, अधिकतम कितने घात होंगे बताइए मुझे, दो घात, सॉरी अधिकतम कितने चर मान होंगे, दो चर मान होंगे, ठीक है। ए से लेके जेड तक में कोई भी दो चर मान हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ दो चर मान होगा। और दोनों चर मान के यदि हम लोग घात की बात करें, पावर की बात करें, तो दोनों चर मान का जो अधिकतम घात होता है वो कितना होता है, सिर्फ एक होता है, ठीक है ना। और एक घात को हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेखिक भी पढ़ते हैं। तो इसलिए हम लोग बताइए मुझे, वैसा समीकरण जिसमें दो चर मान होगा और दोनों चर मान का अधिकतम घात एक होगा, उस समीकरण को हम लोग कौन सा समीकरण कहेंगे, तो रेखिक समीकरण कहेंगे। क्लियर है? रेखिक समीकरण तो आप समझ चुके हैं कैसे समीकरण को कहा जाएगा। जैसे अपने पास कुछ एग्जाम्पल भी है, इसको समझ लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, 2x - 5y, ठीक है ना। 2x माइनस में क्या 5y इक्वल्स में 20, ये क्या है, रेखिक समीकरण है। क्यों होगा, क्योंकि ये एक समीकरण है। सबसे पहले आप इसको पहचान लीजिए, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो समीकरण होगा। अब ये दो चर वाला समीकरण है कि नहीं है, इसको कैसे पहचानेंगे, तो समीकरण में आप देखिए कितने चर मान है बताइए। तो इस समीकरण में एक चर मान x है और दूसरा चर मान y है, इसका मतलब दो चर मान भी है, उसके बाद ये समीकरण भी है, और दोनों चर मान का जो अधिकतम घात है बाबू वो कितना है बताओ मुझे, 1 है। इसलिए इस समीकरण को हम लोग कौन सा समीकरण कहेंगे, दो चर वाला रेखिक समीकरण कहेंगे। क्लियर है? बहुत आसान है। देखिए अब इसको भी आप पहचान सकते हैं आराम से कि ये भी कौन से समीकरण का उदाहरण है बताइए मुझे, दो चर वाले रेखिक समीकरण का। इसके अलावा मैं यदि इसकी बात करूं तो ये भी दो चर वाले रेखिक समीकरण का उदाहरण है, और ये भी क्या है, दो चर वाले रेखिक समीकरण का उदाहरण है। ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि ये ऐसे सारे, ये जो चार अपने पास समीकरण है, ऐसे समीकरण है जिसमें टोटल कितने चर मान है बताइए मुझे, दो चर मान है। इस टोटल चारों समीकरण में कितने चर मान है, दो चर मान है, और दोनों चर मान का जो अधिकतम घात है वो कितना है, सब में एक एक है, x का भी एक है और y का भी एक है। इसलिए ऐसे समीकरण को हम लोग कौन सा समीकरण कहेंगे, दो चर वाला रेखिक समीकरण कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दो चर वाले रेखिक समीकरण सामान्य इसका क्या होता है, ये सामान्य किस रूप में होते हैं, ज्यादातर जो ये किस रूप में होते हैं, तो देखिए इसका सामान्य रूप जो होता है ना दो चर वाले रेखिक समीकरण का, उसको इस रूप में हमेशा आप देखने के लिए आपको मिलने वाला है। दो चर वाला रेखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, तो ax + by + c इक्वल्स में हमने 0 लगा दिया। देखिए ये समीकरण है तो इक्वल टू का साइन तो लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा इसमें दो चर मान होते हैं, ठीक है ना। अब आप यदि गौर से यहाँ पे देखेंगे तो किसी में क्या है, पहले चरमान का कोई गुणांक नहीं भी है और किसी में दूसरे चरमान का कोई गुणांक है, ठीक है। तो किसी में चरमान का गुणांक नहीं भी है और किसी में है भी, तो इसलिए हमने इसके सामान्य रूप को यदि मुझे दर्शाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, x से पहले क्या कर दिया हमने, a जो हमारा पास भले ही चर संख्या है लेकिन एक तरीके से अचर पद होता है, क्योंकि ये इसको गुणांक को हमने दर्शाया है, प्लस में by प्लस में c इक्वल्स में 0, ये इसका सामान्य रूप होता है। मतलब दो चर वाले रेखिक समीकरण जो है जनरली आपको इस रूप में दिखता है। सामान्य रूप कहने का मतलब क्या होता है, अब एक बात बताइए, आदमी का सामान्य रूप क्या होता है, आदमी के पास कितने, दो हाथ होते हैं, ठीक है ना, दो पैर होते हैं, अब एक दो कान होता है, इसी तरीके से होता है ना। तो आदमी का सामान्य रूप या उसकी सामान्य चर्चा या उसके बारे में मतलब आकृति स्वरूप आपको बताना होगा, उसके बारे में बताना होगा तो आप यही बताएंगे,
ठीक है। अब देखिए एक्सेप्शन तो भाई बहुत जगह सब जगह होता है। अब आप कहेंगे कि सभी में नहीं होते, तो बिल्कुल नहीं होते। कोई आदमी है जो एक ही पैर के साथ मान लीजिए पैदा होता है, तो क्या वो आदमी नहीं होगा? वो भी आदमी होगा। अब कई आदमी है जो मान लीजिए बचपन से ही या पैदा ही हुआ तो सिर्फ उसको एक ही हाथ है। तो मतलब ये थोड़ा सा जो है ना अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कुछ हो जाते हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इन जनरल में क्या होता है ना, लगभग 95 या 99% चीजें जो हमें जैसा दिखता है उस हिसाब से हमें बताना होता है। तो देखिए रैखिक समीकरण के भी प्रारूप या फिर कह सकते हैं रूप कुछ इसी रूप में हमेशा होता है, इसलिए इस रूप को क्या कहा जाता है पता है? सामान्य रूप कहा जाता है। तो इसका सामान्य रूप अच्छे से याद रखिएगा। इसका सामान्य रूप क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स में क्या? 0। अब देखिए x से पहले जो इसका गुणांक होता है उसको हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं? a से। y से पहले के गुणांक को b से इंडिकेट करते हैं। लास्ट में जो अचर पद होता है ना उसको हम लोग c से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सामान्य रूप है। यहां तक क्लियर है? कोई बहुत मुश्किल डिस्कशन नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ आपके ध्यान देने से सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि आप यदि अच्छे से और ध्यान से देखेंगे, अपनी कॉपी और पेन निकाल के बैठ के वीडियो लेक्चर को देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपका क्लियर नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। ये बहुत इजी चैप्टर है यार। सिर्फ आपके कंसेप्ट आप जब नहीं समझते हैं आप लोग अच्छे तरीके से ना, तो फिर आपको वो बाद में सारी चीजें मुश्किल लगने लगती है। ठीक है, आप देखिए शुरू से देखेंगे और सारी चीजों को नोट डाउन कर लेंगे, नोटबुक में लिखा हुआ रहेगा। मेरे पढ़ाने के जस्ट बाद एक बार आप उस चीज को अच्छे तरीके से रिवाइज भी कर लेंगे, तो ऐसा 100% मैं गारंटी देता हूं कि नहीं हो सकता है कि आपको ये सारी चीजें बाद में याद नहीं रहे, या फिर इस चैप्टर के आप क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली और बहुत मजे में सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक का जो हमारा डिस्कशन था वो ये था, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमने देख लिया, और दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है उसको भी हमने देख लिया है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स में 0 के फॉर्म में होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। आप बोलेंगे कि क्या सर हमें सिर्फ दो चर वाले रैखिक समीकरण ये पहचानने के लिए मेरे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, या इससे ज्यादा भी कुछ पूछा जाएगा? तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है दो चर वाले रैखिक समीकरण को सिर्फ पहचानने से आपका काम हो जाएगा क्या? इतनी छोटी सी चीज है, ये बच्चे वाली चीज है, इसको सिर्फ आपके पहचानने से काम हो जाएगा? आप क्लास 10th के बच्चे हैं भाई, आप क्लास 10th के बच्चे हैं, आपके स्टैंडर्ड काफी अब बड़े हो चुका है, ठीक है ना। तो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी तो मिलेगा सॉल्व करने के लिए, और आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ही ना आप सारी चीजें को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ पहचानना आपका काम नहीं है, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग सॉल्व करने के लिए भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को आपने पहचानने के लिए सीख लिया है कि किस तरीके के समीकरण को दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। अब इसके बाद हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे कि आखिर उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए एक चीज पहले आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में बताइए मुझे कितने चर मान थे? तो आप कहेंगे सर दो चर मान थे। एक x प्लस वाई इक्वल्स में जैसे मैंने 5 लिख दिया, इस तरीके के समीकरण को कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो देखिए दो चर मान था। आप याद रखिएगा इससे पहले आपने 7 और 8 क्लास में, ठीक है, पढ़ा होगा जैसे 5x प्लस में 10 इक्वल्स में कितना 40। अब देखिए इस तरीके का समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर मान होता है, इस समीकरण को कहा जाता है कौन सा समीकरण बताइए? एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही समीकरण दिया हुआ रहता है, क्योंकि इसमें कितने चर मान होते हैं? सिर्फ एक चर मान होते हैं। लेकिन अपने पास जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अपने पास टोटल इसमें कितने चर मान है? दो चर मान है, ठीक है ना, दो चर मान है। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी इस तरीके के समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ एक समीकरण नहीं होगा, आपके पास टोटल कितने समीकरण क्वेश्चंस में गिवन होंगे बताइए मुझे? दो समीकरण गिवन होंगे। हमेशा क्वेश्चन में आपको दो समीकरण देके पूछा जाएगा इसमें एक्स और वाई की सॉल्यूशन को निकालने के लिए, या फिर इस तरीके के समीकरण को कभी भी यदि आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो कम से कम आपके पास टोटल कितने समीकरण होंगे? तो दो समीकरण होंगे। क्लियर है? तो
चलिए अब देखिए इस तरीके के समीकरण जिसको दो चर वाला रेखिक समीकरण कहते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिएगा इसको सॉल्व करने का अपने पास दो तरीका है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने का अपने पास कितना तरीका है, दो तरीका। पहला कौन सा विधि है, बीजगणितीय विधि, और दूसरा कौन सा विधि है, आलेख विधि, ठीक है। देखिए बीजगणितीय विधि के अंदर तीन विधि है। पहला है अपना विलोपन विधि, दूसरा है विस्थापन विधि, और तीसरा है ब्रज गुणन विधि, या इसको वज्र गुणन विधि भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपने ये समझ लिया कि इस तरीके के समीकरण को हल करने के अपने पास कुल कितने विधि है। तो देखिए दो तरीके के विधि होते हैं, कौन सा, पहला बीजगणितीय विधि और दूसरा कौन सा बताइए मुझे, आलेखीय विधि, ठीक है ना। तो देखिए बीजगणितीय विधि के अंदर टोटल कितने विधि होते हैं, तीन विधि होते हैं। विलोपन विधि होता है, विस्थापन विधि होता है, और क्या, वज्र गुणन विधि होता है, ठीक है ना। अब इन तीनों विधि को हम लोग बारी बारी से समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेके कि आखिर इस तीनों विधि से हम लोग दो चर वाले रेखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है, यहां तक तो क्लियर होगा, है ना। सॉरी, यहां तक क्लियर है। मतलब ये हमने विधि देख लिया कि इस तरीके से दो चर वाले रेखिक समीकरण को सॉल्व किया जाता है। अब एक एग्जांपल लेंगे और उससे समझेंगे। सबसे पहला कौन सा विधि अपने पास, विलोपन विधि है। तो विलोपन विधि से देखेंगे कि सबसे पहले आखिर दो चर वाले रेखिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए फटाक से हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल लेके अपने पास देखिएगा एक एग्जाम्पल है और हमें इसको कौन सा विधि से सॉल्व करना है बच्चों, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा, बहुत आसान है। विलोपन विधि से इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, याद रखिएगा। आपके पास टोटल कितने समीकरण है, दो समीकरण है, ठीक है। अब देखिए इससे पहले मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिखाया था, जैसे 2x प्लस में 10 इक्वल्स में 40 दे दिया, तो बताइए मुझे इस समीकरण को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी होगी क्या, नहीं। 10 प्लस है उस तरफ गया तो कितना हो जाएगा, माइनस, और यहां से x की वैल्यू जो है ना बच्चों कितना निकल जाएगा, बताइए मुझे, 15 निकल जाएगा। देखिए इस तरीके के समीकरण को आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चरमान है। इसमें कितने चरमान है, सिर्फ एक चरमान है। इस समीकरण को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसमें क्योंकि दो चरमान है। क्लियर है ना, इसमें कितने चरमान है, दो चरमान है। याद रखिएगा कभी भी इस समीकरण से देखिए अपने पास दो समीकरण दिया हुआ है। अब आप मुझे बताइए दोनों समीकरण के हेल्प से, दोनों समीकरण हाँ देखिए यहां पे दो समीकरण दिया हुआ है। दोनों समीकरण के हेल्प से आप खुद सोचिए, दोनों समीकरण में से यदि मैं कुछ ऐसा करूं कि इसमें अपने पास क्या हो जाए, एक चर वाला रेखिक समीकरण में बदल जाए, तो उसके बाद बताइए क्या मुझे सॉल्व करने में इसको परेशानी होगी, नहीं होगी। मतलब दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, दो समीकरण दिया हुआ है। दोनों समीकरण के मदद से मैं कुछ ऐसा करूं कि दोनों समीकरण में से कोई एक चर मान जो है ना वो खत्म हो जाए, ठीक है ना, खत्म हो जाए। तो बताइए सिर्फ एक चर मान बाकी रह जाएगा, और एक चर वाले रेखिक समीकरण को हमारे लिए सॉल्व करना तो आसान है ना। तो देखिए दो समीकरण दिया हुआ है, मतलब ये पहला समीकरण है और ये कौन सा समीकरण है, दूसरा समीकरण है। दोनों समीकरण में से आपको क्या करना है, एक चर मान को हटाना है। विलोपन का मतलब क्या होता है, उसको खत्म कर देना। क्लियर है ना। तो हमेशा जब कभी भी आपके पास दो समीकरण होंगे और विलोपन विधि से आपको सॉल्व करना होगा, तो उसको सबसे पहले आपको किसमें चेंज करना होता है, रेखिक समीकरण में। और कौन सा रेखिक समीकरण, एक चर वाला रेखिक समीकरण। और देखिए एक चर वाला रेखिक समीकरण में ये कैसे सॉल्व होगा, तो इस समीकरण से मुझे या तो x को हटाना पड़ेगा या तो y को हटाना पड़ेगा, तभी ना एक चर वाला रेखिक समीकरण बनेगा। तो इसमें से देखिएगा आपको जिसको भी हटाना आपके ऊपर है। आप चाहे तो x को भी हटा सकते हैं, चाहे तो y को भी हटा सकते हैं, ठीक है। पहले आप माइंड में डिसाइड कर लीजिएगा। अब देखिए आपको जिसको भी हटाना है उसका पहले आपको गुणांक चेक कर लेना है। गुणांक का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने 4x लिखा, तो इसमें गुणांक यदि मैं पूछूं कि x का क्या है, तो इसका मतलब 4 इसका x का गुणांक है। इसी तरीके से इन दोनों समीकरण में से आपको जिस भी चर मान को हटाना है उसका सबसे पहले गुणांक चेक कर ले। जैसे मैं मान लेता हूं कि इन दोनों समीकरण में से मुझे x को कैंसिल करना है। किसको कैंसिल करना है, x को कैंसिल करना है। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि x का दोनों में गुणांक जो है वो समान है कि नहीं।
तो आप खुद कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल समान है, क्योंकि x के पीछे यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, और यहाँ पे भी x के पीछे नहीं कुछ है तो क्या है 1 है। इसका मतलब दोनों समीकरण में जो x के गुणांक है वो कैसे हैं, समान है। ठीक है, अब देखिए दोनों समीकरण में x का गुणांक समान है और मुझे x को कैंसिल करना है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा कुछ क्या चेक करना है, पहला आपने गुणांक चेक कर लिया, अब दूसरा कुछ क्या चेक करना है, तो भाई दोनों के साइन को चेक कर लीजिए, दोनों के साइन को चेक कर लीजिए। तो बताइए मुझे पहले समीकरण में जो x का साइन है वो किस चीज में है, प्लस में। सेकेंड इक्वेशन में यदि हम लोग बात करें, सेकेंड समीकरण जो अपने पास है उसमें जो x का साइन है वो भी किस चीज में है, प्लस में। मतलब दोनों समीकरण में जो x का साइन है वो कैसा है, समान है, एक जैसा है। याद रखिएगा कभी भी जब दोनों समीकरण के साइन जो है या चिन्ह जो है वो एक समान होगा तो हमेशा दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। दोनों समीकरण का चिन्ह जब एक जैसा होगा तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटाएंगे। तो यहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं बताइए, यहां पे लिखने वाले हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। अब देखिए ये मैंने घटाया क्यों है, इसलिए कि दोनों का साइन जो है ना वो एक जैसा है, इसलिए घटाया। तो चलिए पहला समीकरण क्या हो चुका है, x प्लस वाई इक्वल्स में कितना 10, और दूसरा समीकरण क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल्स में कितना 20। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। अब बताइए घटाने के क्रम में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सेकेंड वाले का ये चिन्ह जो है वो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो ये प्लस में था तो माइनस हो गया, ये माइनस में था तो प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखिए प्लस में और ये माइनस में तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब y प्लस में तो कितना हो जाएगा 2y इक्वल्स में माइनस में 20 प्लस में 10, बताइए मुझे कितना हो जाएगा, माइनस में 10। और यहां से अपने पास जो y का वैल्यू है बच्चों वो कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। मतलब y का बोले तो क्या, एक चर मान जो समीकरण में था उसका हमने वैल्यू निकाल लिया है। देखिए यहाँ पे y का वैल्यू कितना निकल चुका है बताइए मुझे, माइनस में 5 आ चुका है। अब क्या करेंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है, इन दोनों समीकरण से x और y दोनों के वैल्यू को निकालना है, सिर्फ एक को नहीं निकालना है। एक का हमने वैल्यू निकाला है y इक्वल्स में माइनस में 5। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को मतलब y की वैल्यू को आप चाहे तो पहले समीकरण में पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, या तो दूसरे समीकरण में रख के क्या करेंगे हम लोग, जो दूसरा चर मान अपना x है उसका वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए अब वही करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अब चलिए यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेते हैं। y का मान हमने निकाला है, तो y का मान किसी भी समीकरण में बच्चों आप रख सकते हैं। मैं किस में रखता हूं, पहला समीकरण में रख लेता हूं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 कितना है, x प्लस में क्या y इक्वल्स में कितना 10। देखिए x की जगह पे x और प्लस में y है तो माइनस में 5 इसका वैल्यू आया हुआ है, इक्वल्स में कितना 10। तो x इक्वल्स में कितना हो जाएगा, माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो मतलब क्या x का वैल्यू कितना निकल चुका है 15। अब देखिए अतः हम लोग आराम से लिख सकते हैं x इक्वल्स में कितना आ चुका है 15, और y की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है बताइए मुझे, माइनस में 5। और ये दोनों अपना आंसर हो चुका है। मतलब जो अपने पास दो चर वाला रेखिक समीकरण था, ये समीकरण जो एग्जांपल मैंने लिया था इसमें मुझे x और y का वैल्यू निकालना था, और ये x और y का वैल्यू हमने निकाल लिया है। ये कौन से विधि से निकाला है, तो ये विधि जो है अपना कौन सा विधि है, विलोपन विधि। विलोपन विधि में एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, किसी एक चर मान को कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं समीकरण से, तो वो एक चर वाला रेखिक समीकरण बन जाता है। अब वहां से हमने एक चर मान का वैल्यू निकाल लिया और उसी चर मान के वैल्यू को फिर क्या करेंगे, जो शुरू में क्वेश्चन में अपने पास दो समीकरण दिया हुआ रहेगा उसमें से किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो अपने पास दूसरे चर मान का भी वैल्यू निकल जाएगा। यहां तक तो क्लियर ही होगा, है ना। तो यही काम हमको हमेशा करना है। और दो चीजें मैंने पहले आपको देखने के लिए बताया था, क्या आपको जिस भी चर मान को कैंसिल करना है सबसे पहले आप उसके गुणांक को चेक कर लीजिए। तो दोनों समीकरण में आपको उसका गुणांक चेक करना है, गुणांक समान है तो उसके चिन्ह को चेक करना है। चिन्ह यदि एक जैसा है मतलब समान चिन्ह है तो आपको दोनों समीकरण को हमेशा याद रखिएगा, दिमाग में घुसा लीजिए, घटाना है।
दोनों समीकरण को हमेशा क्या करना है, आपको घटाना है। और यदि चिन्ह अलग अलग होंगे तो तब भाई क्या करेंगे, तो घटाने के दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या है बताइए, घटाने के अलावा हम लोग फिर क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, है ना। तो चिन्ह जब अलग अलग होगा तो जुटेगा, चिन्ह जब एक जैसा होगा तो हमें घटा के इसका सॉल्यूशन निकालना है। यहां तक तो क्लियर है। चलिए इसी तरीके से बनाना है। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद जो अपने पास दूसरा एग्जांपल है उसको देखिए। अगेन यहाँ पे है यही सेम चीज, x प्लस वाई इक्वल्स में 10, x माइनस वाई इक्वल्स में 20। अब इसमें बताइए मुझे, चलिए इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, तो भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो है ना मैंने क्या किया था बताइए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने x को कैंसिल किया था, ठीक है। अपने पास सेम यही एग्जाम्पल है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, y को कैंसिल करके देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। क्लियर है। चलिए तो बताइए y को कैंसिल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके गुणांक को चेक करेंगे। तो भाई दोनों जगह मैं जहां तक देख रहा हूं इसका गुणांक कैसा है, एक जैसा है, मतलब गुणांक समान है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके चिन्ह को देखना है। तो इसमें प्लस है और इसमें क्या है, माइनस है, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस है तो मतलब क्या, असमान चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। तो बताइए मुझे अलग अलग चिन्ह में हम लोग क्या करते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो समान चिन्ह में जोड़ते हैं और असमान चिन्ह में क्या करेंगे, यहाँ पे बताइए मुझे। समान चिन्ह रहता है, सॉरी घटाते हैं, और असमान चिन्ह रहेगा तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना। तो पहला समीकरण x प्लस वाई इक्वल्स में कितना है, 10, और दूसरा समीकरण x माइनस वाई इक्वल्स में कितना है, 20, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो चिन्ह तो समान ही रहेगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x इक्वल्स में कितना हो जाएगा बताइए मुझे, 30 हो जाएगा। और यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगा। इस तरीके से x बराबर 15 आ चुका है। अब इस x के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, या तो पहले समीकरण में या दूसरे समीकरण में रख के y की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई इक्वल्स में कितना है, 10, ठीक है। तो x की जगह पे 15 है, प्लस में कितना, y इक्वल्स में कितना, 10। अब यहां से y की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 15 कर लेंगे, ठीक है। तो 10 माइनस 15 करने से क्या हो जाएगा, आंसर मेरे पास जो है माइनस में 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अतः x इक्वल्स में कितना निकला था अपने पास बताइए मुझे, x इक्वल्स में कितना निकला था, तो भाई 15 निकला है, और x इक्वल्स में कितना निकला है, 15 निकला है, और y की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, 5 आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने पास जो है इसका ये आंसर बन चुका। बताइए देखिए सेकेंड में जो मैंने y को कैंसिल किया, इससे भी अपने पास बताइए मुझे अलग अलग इसका आंसर आया है कि एक ही जैसा आंसर है। भाई एक ही जैसा आंसर आएगा यार। आप चाहे तो समीकरण में x को कैंसिल करें, मतलब किसी भी चर मान को पहले कैंसिल करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, किसी को भी करेंगे तो उससे आंसर क्या होगा, उससे आंसर डिफरेंट नहीं होगा, आंसर आपका एक जैसा ही आएगा। जैसे इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए क्या किया है, एक ही एग्जाम्पल में दोनों तरीके से कर लिया। एक में मैंने x को कैंसिल किया था तो भी अपने पास x का वैल्यू जो है वो 15 आया था। आप चेक कर लीजिए, देखिए x का वैल्यू पिछले क्वेश्चन में भी कितना आया था, यहाँ पे 15 ही आया होगा। x इक्वल्स में 15 है, y इक्वल्स में -5 है। और सेकेंड वाले में भी जो मैंने y को कैंसिल करके बनाया है तब भी अपने पास जो है ना x का वैल्यू जो है वो कितना आया है बताइए मुझे, x का वैल्यू जो है वो कितना आया है, 15 आया है, और y की वैल्यू जो है वो -5 आया। तो आंसर ये डिफरेंट नहीं होगा, आप चाहे किसी भी चर मान को कैंसिल करके आराम से बना सकते हैं। देखिए ये था वैसा सिचुएशन जहां पे दोनों समीकरण में इसके चर मान का जो गुणांक है वो कैसा है, एक जैसा है। ये ऐसा सिचुएशन है जहां पे दोनों समीकरण में इसके चरमान का गुणांक बताइए मुझे कैसा है, एक जैसा है, ठीक है ना। इन दोनों समीकरण में चरमान का गुणांक कैसा है, एक जैसा है। तो इसको तो बनाने के लिए हमने सीख लिया है कि कैसे बनाना है, इसमें किन किन चीजों को पहले देख के हमें सॉल्व करना शुरू करना है। अब हमें देखना है वैसा सिचुएशन जहां पे दोनों समीकरण का जो जिसको हमें कैंसिल करना है उसका गुणांक जो है वो समान नहीं होगा। तो चलिए अब सेकेंड वाला जो अपने पास एग्जाम्पल है इसको आप यदि अच्छे से देखेंगे, गौर से देखेंगे
तो दो समीकरण तो अपने पास दिया हुआ है, लेकिन दोनों समीकरण में आप चेक कीजिए, यदि मुझे x को कैंसिल करना होगा तो x का गुणांक बताइए क्या दोनों समीकरण में सेम है? नहीं है। या फिर मैं y को कैंसिल करना चाहूं तो y के भी गुणांक जो है वो दोनों समीकरण में क्या सेम है? नहीं है। तो अब क्या करेंगे? तो देखिए एक बात बताइए, कैंसिल कब होता है? कैंसिल तो मुझे अभी भी करना है, क्योंकि हम लोग कौन सी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं? विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो कैंसिल होगा कब? जब उसका गुणांक समान होगा। अब देखिए इन दोनों समीकरण में सबसे पहले मुझे जिसे कैंसिल करना है उसका गुणांक तो समान करना पड़ेगा। अब चलिए जैसे हम लोग मान लेते हैं इस समीकरण के अंदर जो है ये अपना पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। तो इस समीकरण के अंदर मुझे x को कैंसिल करना है, तो बताइए कि x डायरेक्ट कैंसिल होगा? कभी भी नहीं होगा। इसका सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका गुणांक जो है उसको समान करना पड़ेगा। तो देखिए गुणांक कैसे समान किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, जिस भी चरमान को आपको कैंसिल करना होगा उसके गुणांक को समान करने के लिए, यदि इसका गुणांक समान नहीं है तो गुणांक समान करने के लिए पहले समीकरण के गुणांक से दूसरे वाले में गुना कर देना है और दूसरे समीकरण के गुणांक से पहले वाले में गुना कर देना है। और जो भी हम लोग करेंगे उसको क्या करेंगे? लिख के बताएंगे। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए मुझे? समीकरण एक में एक से तथा समीकरण दो में बताइए मुझे कितने से गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करने पर, ठीक है ना? तो देखिए समीकरण एक कितना है? 2x माइनस वाई इक्वल्स में कितना? 20। और समीकरण 2 कितना है? x प्लस में कितना? 2y इक्वल्स में कितना? 30। तो देखिए एक में तो मुझे 1 से गुना करना है और समीकरण 2 में क्या करना है? मुझे 2 से गुना करना है बाबू। ठीक है, 2 में क्यों मैंने 2 से गुना किया? क्योंकि इसके गुणांक से गुना करना था, तो समीकरण 2 में 2 से गुना कर लिया। अब देखिए इसको यदि कैंसिल करेंगे तो ये समीकरण तो अपना 2x माइनस में क्या y इक्वल्स में कितना? 20 ही रह जाएगा। और ये समीकरण, इस समीकरण को हम लोग कौन सा समीकरण लेट कर लेते हैं? थर्ड लेट कर लेते हैं। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, देखिए समीकरण में किसी भी अंक से जब गुना किया जाता है तो बारी बारी से उसके सभी पदों में गुना किया जाता है। ये चीज तो आपको अच्छे से पता होगा। तो 2 से सबसे पहले हम लोग यहां से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 2x और प्लस में 2 दूना कितना हो जाएगा बताइए मुझे? 4y बराबर में 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। और ये हम लोग कौन सा समीकरण इसको मान लेंगे? चौथा समीकरण मान लेंगे। अब आप यदि गौर से देखेंगे तो समीकरण 3 और समीकरण 4 का जो यहाँ पे गुणांक है ये बताइए मुझे समान है कि नहीं है? बिल्कुल है। समीकरण 3 और समीकरण 4 का जो गुणांक है वो कैसा है? एक जैसा है। अब इसके बाद जब गुणांक इसका समान हो चुका है तो दोनों के साइन बताइए मुझे कैसे हैं? दोनों के साइन भी एक जैसे है, दोनों में प्लस का साइन है। तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों समीकरण को मुझे जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? तो इन दोनों समीकरण को मुझे घटाना पड़ेगा, क्योंकि समान चिन्ह में हमेशा हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। चलिए तो अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को घटाने पर। देखिए समीकरण 3 कितना है? तो 2x माइनस वाई इक्वल्स में कितना है बताइए मुझे? 20। ठीक है, और समीकरण 4 कितना है? तो 2x प्लस में 4y इक्वल्स में कितना? 60। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो चुका है? 60। अब देखिए घटाने से इसका चिन्ह तो बदल जाएगा, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और ये किस चीज में हो जाएगा? ये भी माइनस में हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस में 5y इक्वल्स में माइनस में 60 और प्लस में 20 है बताइए, माइनस में 40। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स में जो है अपने पास कितना आ चुका है? 8 निकल चुका है। मतलब एक चरमान का वैल्यू तो निकल गया। कितना आसान है, आपने देख ही लिया। अब बताइए एक चरमान का वैल्यू निकला है तो अब दूसरे चरमान का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? जो अभी तक हमने किया है, दोनों एग्जाम्पल में तो वही किया ना। इस चरमान के वैल्यू को क्या करेंगे? या तो समीकरण 1 में, नहीं तो समीकरण 2 में पुट करके आराम से दूसरे चरमान का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वही चीज सेम लिखना है। क्या लिखना है? y इक्वल्स में
y बराबर 8, या यहां से ले लेते हैं, थोड़ा स्पेस भी हो जाएगा। यहां पे लिख देता हूं मैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 कितना है बताइए मुझे, 2x माइनस में y इक्वल्स में कितना 20। और देखिए एक चीज अच्छे से याद रखिएगा, कभी भी जो ये चरमान का वैल्यू निकलता है, एक का वैल्यू निकलता है, और जब इसको हम लोग समीकरण में रखते हैं तो हमेशा हम लोग ये ओरिजिनल वाले समीकरण में रखेंगे, ना कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो समीकरण आएगा उसमें। ठीक है, हमेशा आपको किस में रखना है, इस वाले समीकरण में रखना जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, समीकरण में जो चरमान है उसके गुणांक को बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे गुना भी किया है, लेकिन इस वाले समीकरण में कभी भी पहले चरमान का वैल्यू रख के दूसरे चरमान का वैल्यू नहीं निकालेंगे। हमेशा क्या करेंगे, जो अपने पास पहला वाला जो ओरिजिनल समीकरण होगा उसमें रखना होगा। तो इसलिए मैंने लिखा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहला समीकरण जो है कितना है 2x माइनस वाई इक्वल्स में 20। अब देखिए यहाँ पे y का मान रखेंगे तो 2x माइनस में y की जगह पे कितना है 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2x इक्वल्स में कितना हो जाएगा -8 है, और इक्वल्स में कितना है 20 है। अब देखिए ये -8 है, उस तरफ जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा बताइए मुझे, प्लस में हो जाएगा। तो 2x इक्वल्स में कितना लिख सकते हैं 28 लिख सकते हैं, और यहाँ से x इक्वल्स में कितना निकल जाएगा बताइए मुझे 40 निकल सकता है। ये अपना आंसर आ चुका है 14। मतलब y की वैल्यू जो है वो कितना आ गया है 8 आ गया है, और x का जो वैल्यू है अपने पास वो कितना आ गया है 14 आ गया है, 14 आ गया। इस तरीके से आप आराम से ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं जिसमें इसके चरमान का जो गुणांक है वो समान नहीं है। आए समझ में, बहुत आसान है, बशर्ते क्या आपको करना क्या है, 2-3 स्टेप है जिसको आपको याद रखना है और उसी को अप्लाई करते चले जाना है। और विलोपन विधि से आपको कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको हमेशा इसी तरीके से काम करना है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए विलोपन विधि के बाद जो अपने पास दूसरा वाला मेथड था, विलोपन विधि के बाद जो दूसरा वाला मेथड है उसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको छोटे छोटे जो इसके लेक्चर्स हैं, वो जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जो कंसेप्ट है वो एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है ना, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करने का मतलब है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटे छोटा वीडियो है। और ये वीडियो देख के यदि आपने अपना विलोपन मेथड को अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया ना, विलोपन विधि को अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। क्योंकि आपके इसी 2 चर वाले रेखिक समीकरण में आप देखेंगे कि विलोपन विधि का जैसे हम लोग अभी आगे क्वेश्चन बनाएंगे, आपके पूरे बुक का सारा क्वेश्चन कवर करने वाले हम लोग। इवन आप ये समझ लीजिए कि आपकी केसीसी ना जो पब्लिकेशन है उसके सारे क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो मेथड है जो हमने अभी विधि देखा है विलोपन विधि, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब जगह लगभग में इसी विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस विधि को आप अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग विस्थापन विधि को डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे। वो भी विधि काफी ज्यादा आसान है और इसी तरीके से आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको सिर्फ क्या करना है पता ही है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, और हमारे इस एडुअल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है।